वेलकम बैक टू द मेड ब्रोज। आज आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करने का दिन है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस नोट किए हुए हैं, मैं और हिरा आंसर करने की कोशिश करेंगे। हिरा, पहला क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन वन, हाउ टू डिटॉक्सिफाई बॉडी। अपने जिस्म को डिटॉक्सिफाई मतलब जो जहरीले केमिकल्स आपके जिस्म के अंदर हैं उनसे निजात कैसे हासिल की जा सकती है। ये बहुत कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि आपके जिस्म के अंदर जहरीले केमिकल्स होते हैं और कोई ऐसी फक्की या कोई ऐसी दवा है जिससे वो जहरीले केमिकल्स आपके जिस्म से निकल सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई एक ऐसी दवा नहीं होती जिसके खाने से, या कोई एक ऐसा फ्रूट या फल या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके खाने से आपका जिस्म डिटॉक्सिफाई हो जाए। हाँ, अगर आप अपनी खुराक को बेहतर करते हैं, अच्छी खुराक खाते हैं, नेचुरल कुदरती चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वर्जिश करते हैं, पानी का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करते हैं, अपने जिस्म को हाइड्रेटेड रखते हैं, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके जिस्म के जहरीले केमिकल्स को आहिस्ता आहिस्ता खुद ख़त्म कर देंगी। लेकिन कोई ऐसा आप कह लें सुपर फूड, कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमारे पास कि जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अगर पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे तो डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। ऐसा भी कुछ नहीं होता। कुछ लोग लैक्सेटिव्स लेते हैं, ये जो पेचिस लगने वाले, मतलब लूज मोशन खुद इंड्यूस करवाते हैं दवाई लेके, ताकि उनके जिस्म से जहरीले केमिकल्स निकले। उन्हें ऐसे लगता है कि शायद उनका जो पेट बड़ा हुआ है वो चर्बी नहीं है, बल्कि पेट के अंदर कोई गैस और जहरीले केमिकल्स बने हुए हैं, जमा हुए हैं, वो निकल नहीं रहे, और वो फिर लैक्सेटिव्स लेते हैं और उनकी वजह से लूज मोशन लगते हैं और उन्हें ऐसे लगता है कि शायद उनका जो है ना वो जहरीले केमिकल्स अब कम हो गए। अब उससे उससे प्रॉब्लम पता क्या होती है, जब लूज मोशन लगते हैं, पानी आपके जिस्म से बहुत ज्यादा निकल रहा होता है, तो वो वाटर वेट जो होता है, पानी का जो वजन होता है, 2-3 किलो आपके जिस्म में हो सकता है, वो कम हो जाता है। तो जब वजन भी कम होता है, वो थोड़ा बहुत श्रिंक हुए नजर आते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद उनका वजन भी कम हो गया, वही वो गैस वगैरह थी वो खत्म हो गई है। साफ हो गया है ना। साफ हो गया सारा अच्छा, कुछ। सिर्फ फास्टिंग के बारे में क्या ख्याल है? फास्टिंग, यस, फास्टिंग एक बड़ा अच्छा तरीका है जिससे आप डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। मतलब अपने आप से ये एक नेचुरल वे है जिससे आपके जिस्म से केमिकल्स, जो जहरीले केमिकल्स हैं या जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए होती, वो कम हो जाती हैं। लेकिन फास्टिंग में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, स्पेशली वो लोग जिनको डायबिटीज़ का मसला है या क्रोनिक बीमारियां हैं, वो लोग हाइपोग्लाइसीमिया में, मतलब उनके शुगर लेवल्स बहुत नीचे जा सकते हैं और वो ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए फास्टिंग को सुपरविजन में या अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके बिल्कुल इसको अपनाया जा सकता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई, फास्टिंग करने से, भूखा रहने से या रोज़ा रखने से आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर हजरात ज़्यादातर गंजे क्यों होते हैं? नहीं, आप बताएं। कोई खास कोई तो इसकी रीज़न नहीं होती, बस क्योंकि डॉक्टर्स की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, जॉब का स्ट्रेस, एग्जाम्स बार बार आ रहे होते हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है कि बाल थोड़े कम हो जाते हैं। या दूसरा ये भी है कि क्योंकि वो प्रोमिनेंट फिगर होते हैं, डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं कि हमारे बाल गिर गए हैं, तो उनको लगता है कि इस सर के अपने ही बाल कम है, खुद ही गंजा है, तो हमें क्या ट्रीट करेगा। बिल्कुल, तो ये मुझे ज़्यादा बड़ी वजह लगती है। ये वाली और कोई रीज़न नहीं होती, वो भी बेचारे नॉर्मल इंसान होते हैं दूसरों की तरह, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई अजीब मखलूक है जिनके बाल गिर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बालों का गिरना है वो सबसे बड़ी वजह, मर्दों में बालों का गिरना वो हेरिडिटरी होता है, मतलब उनके विरासत में आया होता है और वो हाँ। विरासती तौर पे उनके बाल गिर रहे होते हैं। को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं और कोई एज सच कोई इलाज नहीं है। हैं कुछ चीज़ें जिनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो है ना वो बंदे के बाल गिरने ही होते हैं। हाँ, इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं। हेयर ट्रांसप्लांट इसका सबसे बेस्ट आज तक का जो सॉल्यूशन है। ये बाकी जो तेल शेल होते हैं वो पता नहीं, एक दो हैं वो बड़े अजीब से, वो लोग सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं वो कि फलां ऑयल इस्तेमाल करो कि बाल ग्रो कर जाते हैं उस तेल के लगाने से। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई ऐसा तेल अभी तक नहीं आया जिसके लगाने से आपके बाल रीग्रो करना शुरू हो जाए। ये क्लेम झूठे हैं, या किसी हद तक हो सकता है वो बाल या फिर थोड़े स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाते हूँ तो आपको ऐसे लग रहा हो कि बाल रीग्रो करना शुरू हुए हैं, लेकिन दोबारा से वो बाल वापस कोई नहीं आते। हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जैसे मिनॉक्सिडिल है और फिनेस्ट्राइड है जो आपको अपने डॉक्टर से बात करके फिर इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा शुभ, आपकी फैमिली में ये मसला है ना? हाँ, हमारा भी जेनेटिक है, इसीलिए मेरे बाल गिर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इनको कंट्रोल किया हुआ है मैंने, लेकिन फिर भी बाल गिरते जा रहे हैं। और एट द तो एंड सोल्यूशन इनका हेयर ट्रांसप्लांट ही होगा। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कैसे कर सकते हैं? हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले पता होना चाहिए होती क्या है। बहुत कॉमन होती जा रही है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके जिस्म में बनता है और वो आपके जिस्म के अंदर जब आप खाना खाते हैं उससे जो ग्लूकोज आपको मिलता है उस ग्लूकोज को ठिकाने लगाता है।
उसको जहाँ पे उसका इस्तेमाल है, जैसे पट्ठों के अंदर इस्तेमाल है, जिगर में इस्तेमाल है, तो वहाँ पे भेजता है इसको, ग्लूकोज को खून से निकाल के। अब अगर इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से ना करे तो खून के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, वो आपकी आंतों से खून के अंदर तो चला जाता है, लेकिन खून से फिर मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि इंसुलिन अपना काम नहीं कर रही। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह क्या है, उस तक आप पहुंचेंगे, उसको ठीक करेंगे तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से करना शुरू हो जाएगी। वो कैसे करते हैं इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने जिस्म की चर्बी को कम करें। और बहुत सारे लोग होते हैं जो मोटापे का शिकार होते हैं, इस वजह से उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें इतना ज़्यादा बज़ाहिर मोटापा नहीं होता। तो अपने डॉक्टर से आपको बात करने की ज़रूरत है कि आपको अपना वज़न कम करना चाहिए या नहीं, कैसे कम करना चाहिए, कितना वज़न कम करना चाहिए, और अगर आपका वज़न पहले से ही कम है तो आपको ऐसी कौन सी खुराक खानी चाहिए जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकती है। इसकी कुछ अलामात होती हैं, जैसे आपको थकावट सी रहती है क्योंकि ग्लूकोज ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा, आपके जिस्म पे डार्क से निशान बन जाते हैं, स्पेशली ये गर्दन पे पीछे काली हो जाती है गर्दन, ये जो आर्म पिट्स होते हैं, बगलें जो होती हैं, वहाँ पे भी थोड़ा स्याही सी, मतलब स्किन जो है, हाँ स्किन वेलवेटी हो जाती है और बहुत डार्क हो जाती है। तो ये कुछ अलामात होती हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है हेरा, कि वाटर की, पानी की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कैसे कर सकते हैं पानी की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर सकते ताकि वो जज़ब ज़्यादा हो आपके जिस्म में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जब हम पानी नॉर्मली पीते हैं ना, वो सारा ही एब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए तो हमें नॉर्मल स्टूल्स आते हैं। अगर पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि स्टूल्स लूज हो जाएंगे। तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती जो पानी की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करती हैं, पानी नॉर्मली खुद ही एब्जॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जितना भी आप पानी हाँ। पीते हैं वो जज़ब हो जाता है, खून के अंदर चला जाता है, और फिर खून में से किडनीज जो होते हैं, गुर्दे जो होते हैं, वो निकालते हैं और पेशाब की शक्ल में खारिज कर देते हैं। तो इसलिए पानी जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतना इस्तेमाल करना चाहिए, वेल हाइड्रेटेड रखना चाहिए अपने आप को। और ऐसा कोई भी, हाँ कुछ लोग होते हैं जिनको एब्जॉर्प्शन में मसला होता है, उनकी आंतों के अंदर सोजिश होती है जिसकी वजह से जज़ब नहीं वो कर पाते, वो एक अलग बात है। लेकिन एक नॉर्मल बंदे के लिए वो जितना भी पानी पीता है नॉर्मली वो सारे का सारा आंतों से खून के अंदर चला जाता है। अच्छा, कोई ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से पानी एब्जॉर्ब नहीं होता? क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सुना है। हो सकता है, मतलब अगर वहाँ पे आंतों के अंदर कुछ सोजिश वगैरह हुई है तो उसकी वजह से हो सकता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें पानी से एलर्जी भी होती है लोगों को, बहुत कम केस होते हैं, लेकिन पानी, जब वो पानी पीते हैं तो उससे उनको एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, उनकी आंतें जो है वो फूलना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। बहुत कम केसेस है, मैंने भी एक आधी सुना हुआ है। उसको मैनेज करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है, क्योंकि एज सच कोई उसकी जो है ना वो ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, तो बहुत सारे ऑप्शंस उसमें अवेल किए जाते हैं, लेकिन कोई खातर खा फ़र्क नहीं पड़ता मरीज़ की सिम्टम्स में। बहरहाल इस तरह के क्वेश्चंस पूछने से हमारे नॉलेज में भी बहुत इजाफा होता है जब हम सर्च करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि खाने में ऐसा क्या खाया जाए कि वेट गेन हो जाए? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वज़न ज़्यादा करने के लिए क्या खाया जाए। दो चीज़ें, बहुत सारे लोग पूछते हैं वज़न कम करने के लिए क्या खाया जाए, और बहुत सारे लोग पूछते हैं वज़न ज़्यादा करने के लिए क्या खाया जाए। तो इन दोनों सूरतों में देखें, आपको हेल्थी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको खाने में कमी लेकर आने की ज़रूरत है, और अगर आपका वज़न कम है तो आपको पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाकई में आपका वज़न कम है या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोसाइटी की प्रेशर की वजह से, मतलब उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आंटियाँ, दादियाँ, नानियाँ, वो कह रही होती हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत ही कमज़ोर हो गया है तो बच्चा कमज़ोर हुआ नहीं होता, लेकिन वो कह रहे होते हैं कि बच्चा मेरा बहुत कमज़ोर हो गया, तो इस वजह से आपको फील हो रहा होता है कि शायद आप कमज़ोर हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आइडियल वज़न कितना है हाइट के मुताबिक। बॉडी मास इंडेक्स एक टर्म होती है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका वज़न ठीक है, कम है या ज़्यादा है। तो अगर आपका वज़न कम है, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है कि आप वजह आइडेंटिफाई करवाएं, क्योंकि हम जितना खाना खाते हैं नॉर्मली, इंस्टिंक्टिवली, कुदरती तौर पे
हम उतना ही खाना खाते हैं जितना हमें चाहिए होता है, या ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा खा रहे होते हैं, कम नहीं कोई खा रहा होता बिला वजह। अगर कोई वजह है तो वो डॉक्टर आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये बंदा कम खाना क्यों खा रहा है, या फिर जितना भी खाना खा रहा है वो इसको लग क्यों नहीं रहा, कोई आंतों के अंदर मसला तो नहीं है, कोई और ऐसा मसला तो नहीं है जिसकी वजह से इसका वज़न ज़्यादा नहीं हो रहा। तो ये बीमारी की अलामत हो सकती है, आइडेंटिफाई करवाएं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी आपका वज़न थोड़ा सा कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, तो हेल्थी डाइट की तरफ आएँ। ऐसा नहीं है कि आप जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, चॉकलेट्स और बिस्किट्स और इस तरह की चीज़ें वो खाना शुरू कर दें, उससे आपको नुकसान होगा, आपके जिस्म में सोजिश बढ़ेगी और आपको ज़्यादा नुकसान होगा, फ़ायदा उसका कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। हो सकता है मोटापा हो जाए, मतलब आप थोड़े से हेल्थी हो जाएं, मोटे हो जाएं, लेकिन वो असल हेल्थ नहीं होगी, वो बल्कि चर्बी होगी जो आपको इन दी एंड बीमार नुकसान करेगी। पहुंचाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस क्यों फूलता है? कि मेरे से है, हम्म सांस फूलना बेसिकली एक सिम्टम है, ये एक बीमारी नहीं है, ठीक है। इसकी बेशुमार वजूहात हैं, वाकई में इसकी बेशुमार वजूहात हैं। अच्छा। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें सांस का फूलना ठीक हो जाता है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं होती। जैसा कि जो COPD के पेशेंट्स होते हैं, जिनको स्मोकिंग की वजह से जिनको सांस का मसला होता है, ठीक है, फेफड़े उनके अगर जिनके फेफड़े डैमेज हो चुके हो होते चुके हैं हुए होते हैं, तो परमानेंटली। उनमें क्या होता है कि सांस फूलता है, लेकिन वो अब जो सांस फूलता है ना वो कभी ठीक नहीं हो सकता। हाँ, उनको मेडिकेशन से थोड़ा फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। तो आपको जब भी सांस का मसला होता है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि आपके प्रॉपर टेस्ट वगैरह किए जाएं, देखा जाए कि वजह क्या है, क्योंकि जब तक आप वजह को ठीक नहीं करेंगे तो सांस का फूलना वो हमेशा ही रहेगा। हो सकता है, हाँ। मतलब कुछ बीमारियां होती हैं जो ठीक हो जाती हैं, जैसे चेस्ट का, फेफड़ों का इन्फेक्शन हुआ तो सांस फूल रहा है, लेकिन जब इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा सांस फूलना खुद ब खुद ठीक हो हाँ, तो वो जाएगा। ट्रीटमेंट के बाद ठीक हाँ, होगा। लेकिन कुछ लोग डॉक्टर होते हैं के। जिनको मतलब वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वो ट्रीटमेंट के बगैर खुद ब खुद भी ठीक हो सकता है। अच्छा। तो जब वो ट्रीटमेंट नहीं मिली तो वो खुद ब खुद भी ठीक हो सकता है। लेकिन बहुत सारी वजूहात ऐसी होती हैं जिनमें सांस का फूलना किसी अंडरलाइंग बीमारी की वजह से होता है जो इलाज के बगैर ठीक नहीं हो सकती। जैसे दमे की बीमारी है, अब दमा जो है वो ठीक करेंगे, वो इन्हेलर वगैरह लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है, तो सांस का फूलना खुद ब खुद सेटल हो जाता है। लेकिन जो COPD होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें फेफड़े परमानेंटली डैमेज हो चुके होते हैं, वहाँ पे जो सांस का फूलना है वो आप ठीक करेंगे उसको, किसी हद तक वो बेहतर होगा, लेकिन बेस लाइन पे सांस का फूलना ज़्यादा हो जाता है तो वो थोड़ा सा चलते हैं उनका सांस फूलना शुरू कर देता है। तो उसका डेफिनेटली इलाज है, ट्रीटमेंट है, लेकिन वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है ताकि बीमारी थोड़ी आगे ना बढ़े और जितनी बीमारी है वहीं पे स्टे कर जाए और आपकी अलामात में, सांस के फूलने में थोड़ी बहुत कमी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्द क्यों होता है? शुभ आपसे है। दर्द क्यों होता है? हाँ, ये भी वही, जैसे सांस फूलना एक अलामत है, बीमारी नहीं है, इसी तरह दर्द का होना भी अलामत है, बीमारी नहीं। किसी भी जगह पे, चाहे सर दर्द हो रहा है, चाहे बाजू में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, दर्द एक, मैं हमेशा कहता हूँ कि दर्द आपके लिए एक नेमत है, ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है। अगर इंसान को दर्द ना हो, फॉर एग्जांपल उसके पेट में दर्द हो रहा है, अगर उसको दर्द ना हो रहा हो लेकिन पेट के अंदर गड़बड़ हो रही है, जैसे अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स जब इन्फ्लेम हो जाती है, सोजिश हो जाती है, जिसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं, तो उसकी वजह से पेट में दर्द होता है। अगर दर्द ना हो पेट में तो बंदे को पता नहीं चलेगा कि उसको उसकी अपेंडिक्स का मसला बन रहा है, ठीक है। तो वो अपेंडिक्स वहीं पे इन्फ्लेम, सोजिश होते होते वो फट सकती है और पेट में बहुत ज़्यादा खराबी कर सकती है, ठीक है। तो दर्द आपके लिए एक ब्लेसिंग है, एक नेमत है। इसलिए दर्द जब होता है इंसान को तो वो अपनी बीमारी के इलाज के लिए जाता है कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, और फिर डॉक्टर जब आपसे पूछता है कि कहाँ पे दर्द हो रहा है तो फिर उसकी वजह बताता है कि ये किस वजह से दर्द हो रहा है। आपको पट्ठों का दर्द है, आपके पेट के अंदर कोई गैस बन गई है उसकी वजह से दर्द है, या कोई सोजिश हो गई है, अपेंडिक्स हो गए, या कुछ भी, उसकी वजह बताता है आपको कि ये किस वजह से दर्द हो रहा है, और फिर उस वजह को ठीक करने की कोशिश की जाती है। हाँ, दर्द की दवाइयाँ लोग लेते हैं, जैसे कमर में दर्द है, बैक पेन है, अब वो कुछ ऐसी वजूहत होती हैं जो एकदम से ठीक नहीं होती और आहिस्ता आहिस्ता वो वर्स भी होती रहती हैं, या वो वहीं पे रहती हैं, वो ठीक नहीं होती, तो उनको लॉन्ग टर्म दवाई की ज़रूरत होती है, पेन किलर्स की ज़रूरत होती है। तो ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के सेशंस को रेगुलर बेसिस पे बनाएं ताकि आप लोगों तक इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी पहुंचती रहें, इंफॉर्मेशन से भरपूर, और हम लोग भी ऐसे क्वेश्चंस को बहुत एंजॉय करते हैं।